तो हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आज की स्टूडियो में बात करने वाले हैं आईडीआई बैंक स्पेशलिस्ट ऑफिसर एसओ रिक्रूटमेंट 2023 के बारे में। आपको बता दें कि इस रिक्रूटमेंट में आपके एज लिमिट क्या रहने वाले हैं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होगा, सैलरी कितनी मिलेगी, काम क्या करना होगा, सिलेक्शन कैसे होगा, सभी तमाम जानकारी आपको यहाँ पे देंगे। आपको बता दें यहाँ पे जो सिलेबस लिखा गया है ये गलत लिखा गया है। आपको बता दें यहाँ पे कोई आपका रिटेन एग्जामिनेशन नहीं होगा। यहाँ पे रिटेन एग्जामिनेशन के अलावा आपके कुछ दो अलग अलग प्रकार के एग्जामिनेशन होंगे, वो क्या होंगे हम आपको बताएंगे वीडियोज़ में। तो वीडियोज़ को देखते रहिएगा, कंप्लीट वीडियोज़ को वॉच कीजिएगा। यदि कोई डाउट होगा तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। स्टूडेंट्स, आप सभी दोस्तों भाई से ये भी अपील रहेगा कि प्लीज़ वीडियोज़ अच्छा लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियोज़ को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियोज़ में, जाते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन की ओर और वहाँ पे जाके आपको सभी तमाम जानकारी को देते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप सभी लोग देख रहे होंगे ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कि आईडीबीआई बैंक के द्वारा जारी किया गया है। सभी लोग देख रहे होंगे ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कि यहाँ पे आपको बता दें सबसे पहले कि आपका जो एग्जामिनेशन डेट है वो 9 से आपका 25 नवंबर यानी 25 दिसंबर से लेकर 9 दिसंबर से लेकर 25 दिसंबर तक इस फॉर्म को भरा जाएगा। आपका जो फॉर्म भरने का रेट है वो आपको समझ में आ चुका होगा। आगे बात करते हैं यहाँ पे आपके जो पोस्ट है वो किस प्रकार के पोस्ट होंगे। यहाँ पे देखिएगा 3 प्रकार के बेसिकली पोस्ट है, एक ग्रुप डी का, एक ग्रुप सी का, एक ग्रुप बी का पोस्ट है। ये अलग अलग प्रकार के पोस्ट कोड है, उनके फंक्शनल एरिया है जहाँ पे आपको काम करना होगा। यहाँ पे कैटेगरी वाइज वैकेंसी को देखेंगे तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं सभी पोस्ट में जो वैकेंसी है उसको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, अब एक एक करके सभी चीज़ को समझते चलते हैं। जैसे कि एक पहला पोस्ट है ऑडिट का जो कि आपका ये ग्रुप सी का पोस्ट है। इसमें आपका एज लिमिट जो है वो मिनिमम 28 से मैक्सिमम 40 के बीच में रहना चाहिए और इसके रिगार्डिंग टोटल वैकेंसी 4 है और फंक्शनल एरिया क्या है, इन्फॉर्मेशन सिस्टम है। ठीक है, इन्फॉर्मेशन सिस्टम में आपको यहाँ पे काम करना है। आपको किन किन लोगों के लिए वैकेंसी है उनको समझिएगा। ये आपका बी.टेक यदि इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में और यानी IT में या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में और या फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, कंप्यूटर साइंस में या फिर डिजिटल बैंकिंग में, ये सभी यहाँ पे डिटेल दिए गए हैं। आपको इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है हमें। आप यदि इन सभी में से किसी में भी आपने अगर कह सकते हैं कि बी.टेक डिग्री को प्राप्त किया है, यदि कोई भी आपके पास डिग्री है तो फॉर्म को भर सकते हैं। या फिर आपके पास ग्रेजुएट हैं, आप किसमें, स्ट्रीम विथ वैलिड सर्टिफिकेट इन्फॉर्मेशन सिस्टम, यानी इन्फॉर्मेशन सिस्टम में अगर आपके पास वैलिड सर्टिफिकेट है ग्रेजुएशन का तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। या फिर आपने MSc किया है IT में और कंप्यूटर साइंस में या फिर MCA आपने कर रखा है तब भी इसके लिए एलिजिबल होते हैं। नेक्स्ट फिर आपका जो इसके साथ साथ आपका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसके साथ साथ एक प्रकार का यहाँ पे एक्सपीरियंस भी मांगा गया है, क्योंकि ये जो एसओ का पोस्ट होता है ये एक कह सकते हैं कि बहुत ही बेहतरीन पोस्ट होता है, एक ऊंचे लेवल का पोस्ट होता है। इसमें आपका एक्सपीरियंस खोजा जाता है। तो यदि आपके पास इन सभी कह सकते हैं कि आपके काम में अगर आपने इन सभी पोस्ट में अगर आपने 7 ईयर का एक्सपीरियंस रखा है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है फिर आपका इस प्रकार से नेक्स्ट वैकेंसी है एक आपका फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट में जो कि आपका फ्रॉड एनालिस्ट है। ये आपका ग्रुप डी का पोस्ट आता है। इसमें एज जो है आपका 35 से 45 है। देख सकते हैं कितना मैक्सिमम एज तक के कैंडिडेट को रखा जा रहा है, इसका मतलब ये एक्सपीरियंस कैंडिडेट ही होंगे। नेक्स्ट आपका इसमें अगर आपने ग्रेजुएशन किया है BSc मैथमेटिक्स के साथ साथ तो आप इसके लिए एलिजिबल होते हैं। या फिर बी.टेक किया है किसी भी यूनिवर्सिटी से और कोई भी आपका कह सकते हैं कि आपका कोई भी स्ट्रीम हो तो भी आप इसके लिए एलिजिबल होते हैं। एक्सपीरियंस 10 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है और आउट ऑफ इस मिनिमम 7 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन डाटा साइंस, जिसमें कि 7 साल का एक्सपीरियंस कम से कम डाटा साइंस में होना चाहिए। फिर उसी प्रकार से अगर सारे पोस्ट को देखेंगे ये सभी आपके पोस्ट हैं। अगर इसमें आपका ग्रुप बी है, एज लिमिट रखा गया है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन बताए गए हैं और आपका यहाँ पे क्या रखा गया है, आपका यहाँ पे देख सकते हैं आपका एक्सपीरियंस रखा गया है। सभी को आप चेक करेंगे, टोटल ऐसे 12 पोस्ट हैं। 12 पोस्ट के आप अपने एक एक करके आपका जो भी में आपका एक्सपीरियंस है, जो भी में आपका कह सकते हैं कि महत्ता है, आप जिसमें भी आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन होगा आप उसको देखेंगे और उसके रिगार्डिंग अपना एक्सपीरियंस को देखेंगे और उसमें अपने फॉर्म को भरेंगे। ठीक है, ये सभी चीज़ आपको समझ में आ चुका होगा। यहाँ पे सिलेक्शन कैसे होगा उसे जानकारी ले लीजिए हमसे। सिलेक्शन प्रोसेस में यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस के बाद आपको हम जो पे स्केल है वो भी बताएंगे, पहले ध्यान से सुनते चलिए। सिलेक्शन प्रोसेस में आपका यहाँ पे सबसे पहले स्क्रीनिंग होगा आपके फॉर्म का, यानी आपके जो एप्लीकेशन होंगे उनका स्क्रीनिंग होगा। ये स्क्रीनिंग किस प्रकार से होगा, ये स्क्रीनिंग आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन, वर्क एक्सपीरियंस, आपके एज लिमिट, इन सभी को ध्यान में रखते हुए आपका क्या होगा, सिलेक्शन का कह सकते हैं कि स्क्रीनिंग आपका किया जाएगा, प्राइमरी स्क्रीनिंग किया जाएगा। जिन स्टूडेंट्स प्राइमरी स्क्रीनिंग में पास हो जाएंगे उनको क्या किया जाएगा, उनको नेक्स्ट स्टेज के लिए रखा जाएगा। नेक्स्ट स्टेज में आपका क्या होगा, एक GD होगा यानी ग्रुप डिस्कशन होगा और दूसरा PI होगा जो कि पर्सनल इंटरव्यू होगा। जो जिन स्टूडेंट्स का स्क्रीनिंग हो जाएगा उनको GD और पर्सनल इंटरव्यू के लिए डेट दिया जाएगा और वहाँ पे आपको इन दोनों को आपको देना है। यदि आप इन दोनों में पास हो जाते हैं तो दिन फिर आपका एक फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा, एक फाइनल मेरिट बनाया जाएगा। उस फाइनल मेरिट लिस्ट के आधार पर क्या होगा, आपका सिलेक्शन होगा। जो स्टूडेंट GD देंगे और जो स्टूडेंट्स आपके PI देंगे, यानी दोनों एक साथ देना है, और जो स्टूडेंट दोनों देंगे इसका मतलब ये नहीं कि आपका सिलेक्शन पक्का हो गया। आपको GD और PI देने के बाद भी इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि फाइनल मेरिट लिस्ट बनाए जाएंगे। उस फाइनल मेरिट लिस्ट में यदि आपका नाम आएगा तो आपका सिलेक्शन होगा। ये सभी चीज़ जितना भी हमने बोला है ये सभी चीज़ आपको यहाँ पे लिखा गया है, आप इसको पढ़ भी सकते हैं।
नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस हो चुका है आपका। ये आपका जो कह सकते हैं कि अलग अलग प्रकार के जो एज लिमिट है वो भी हमने आपको बता दिए हैं और सभी कुछ हमने बता दिया। अगर हम थोड़ा सा बता दें एज लिमिट को कि ग्रुप डी के रिगार्डिंग एज लिमिट 35 से 45 ईयर का रखा गया है। ग्रुप सी के रिगार्डिंग एज लिमिट 28 से 40 ईयर का रखा गया है। ग्रुप बी के रिगार्डिंग एज लिमिट ग्रुप बी के रिगार्डिंग एज लिमिट 25 से 35 ईयर का रखा गया है। ठीक है, आप सभी पोस्ट में देखेंगे जो भी जिस ग्रुप का पोस्ट होगा उस ग्रुप के पोस्ट में एज लिमिट जो होगा आपको यही मिलेगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप पोस्ट वाइज यहाँ पे चेक कर सकते हैं जाकर, और एज रिलैक्सेशन जो मिलते हैं गवर्नमेंट के रूल्स के अनुसार वो यहाँ पे भी दिए जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे आपका जो सैलरी होगा वो किस प्रकार से कितने कितने आपको मिलने वाले हैं। और ये भी जान लीजिए कि आपका फॉर्म भरने का फीस कितना रखा गया है। ये आपका फॉर्म भरने का फीस है ST/SC के लिए 200 रुपये रखा गया है और GST भी इसमें आपको देना है। और नेक्स्ट आपका क्या है, जनरल EWS OBC के लिए आपका 1000 रुपीज़ का रखा गया है। ये सभी GST इंक्लूडेड है क्योंकि इसमें यहाँ पे लिख दिया गया है इंक्लूडिंग GST। ठीक है, तो ये आपका फीस रखा गया है इस फॉर्म को भरने का। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अब हम आपका यहाँ पे जो सैलरी मिलेंगे वो कितने मिलेंगे तो उसे समझिएगा। ग्रुप बाई सैलरी रखा गया है कि जैसे कि पहला ग्रुप डी है, ग्रुप डी का जो सैलरी होगा वो आपका 76,000 से आसपास लेकर 1,55,000 के बीच में आपका सैलरी वहाँ पे आपको मिलने वाला है। ठीक है, ग्रॉस अमाउंट ये बताया जा रहा है। नेक्स्ट आपका नेक्स्ट ग्रुप सी का सैलरी है। ग्रुप सी का सैलरी जो होगा आपका ये पर मंथ जो आपका सैलरी मिलेगा वो आपको, और ग्रुप सी का यहाँ पे जो पोस्ट रखा गया है इसमें आपका 1,28,000 पर मंथ का अप्रॉक्स सैलरी मेट्रो सिटीज़ में रखा जाएगा। और ग्रुप बी का जो जिनका मैनेजर का पोस्ट होगा उसमें आपका 98,000 का पर मंथ का सैलरी मेट्रो सिटीज़ में रखा जाएगा। अगर सैलरी का स्ट्रक्चर वैरी करते हुए देखेंगे तो वो यहाँ पे आपको वैरी करता हुआ मिल जाएगा। ठीक है, 4800 से फिर बढ़कर आपका 49,000 फिर बढ़कर 69,000 इस प्रकार से आपके यहाँ पे सैलरी स्ट्रक्चर होंगे। ठीक है, यहाँ पे ग्रुप बी, ग्रुप सी और ग्रुप डी का जो पोस्ट है वो अलग प्रकार के ग्रुप डी, बी, सी का पोस्ट है, क्योंकि ये रेलवे वाला ग्रुप बी, डी, सी नहीं है, क्योंकि रेलवे ग्रुप डी में कम सैलरी मिलता है और बी में ज़्यादा मिलता है। यहाँ पे थोड़ा सा रिवर्स ऑर्डर में आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है इसके सैलरी स्ट्रक्चर है जो कि आपको समझ में आया होगा, और सभी तमाम जानकारी जो कि है हमने यहाँ पे दे दिया है आपको। यदि इसके बाद कोई भी डाउट हो किसी प्रकार का तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछिएगा, और नेक्स्ट फिर मिलेंगे अगले वीडियोज़ में। आप सभी को बता दें कि जो भी स्टूडेंट जिनका पहला स्टेज निकल जाएगा, यानी जब उनका स्क्रीनिंग हो जाएगा उनको बुलाया जाएगा, तो जितने भी डॉक्यूमेंट है वो अपने डॉक्यूमेंट को जरूर प्रिपेयर करके रखेंगे। वो डॉक्यूमेंट क्या क्या है आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, जैसे कि आपका एज के रिगार्डिंग जो डॉक्यूमेंट है वो 10th 12th का मार्कशीट को रखा जाएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग ये डॉक्यूमेंट होंगे। फिर कास्ट और ट्राइबल जो कम्युनिटी होंगे उनके रिगार्डिंग ये डॉक्यूमेंट होगा। फिर वर्क एक्सपीरियंस के रिगार्डिंग ये सभी डॉक्यूमेंट आपको कंप्लीट करके रखना पड़ेगा, क्योंकि ये आपके पास नहीं रहेंगे तो क्या होगा आपको। और फोटो आइडेंटिटी के रिगार्डिंग भी आपका ये डॉक्यूमेंट जो है वो आपको कंप्लीट करके रखना पड़ेगा, क्योंकि ये सभी डॉक्यूमेंट यदि आपके पास नहीं होंगे तो आपके कैंडिडेचर को कैंसिल कर दिया जाएगा। सो ध्यानपूर्वक जो स्टूडेंट्स पहले स्टेज में स्क्रीनिंग के दौरान बुलाए जाएंगे उनको ये सारे डॉक्यूमेंट्स उनको प्रिपेयर करके जरूर रखना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को रखते हैं यहीं पे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यदि कोई डाउट हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।